ये वसीओ अरीज कायनात और इसमें मौजूद हर देखी जा सकने वाली चीज, क्या कायनात सिर्फ इसी देखे जा सकने वाले मादे यानी विजिबल मैटर पे ही मुश्तमिल है, या फिर इसमें कुछ ऐसा भी है जो हमारी नजरों से ओझल है? क्या इसमें कुछ और भी राज हैं? तो आज की इस वीडियो में हम कायनात के एक बहुत ही अहम राज के बारे में जानेंगे। मैं हूं मरियम मकसूद और अपनी अगली वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जी, तो इसमें मैं आपको एक बहुत ही हैरान कुन चीज़ बताती चलूँ, और वो ये कि हमारी सारी कायनात में मौजूद विजिबल मैटर यानी वो मादा जिसे हम अपनी आंख से देख सकते हैं, जिसमें सूरज, चांद, सितारे, ज़मीन, इस ज़मीन पे पाई जाने वाली हर चीज़ और हर वो चीज़ जिसे हम अपनी आंख से देख सकते हैं, वो हमारी कुल कायनात का सिर्फ 5% है। जी, तो विजिबल मैटर हमारी सारी कायनात का सिर्फ 5% बनाता है। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सिर्फ 5% है तो बाकी का 95% हिस्सा कहाँ है, वो हमें नजर क्यों नहीं आता? तो इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि बाकी का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पे मुश्तमिल है, और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। जी, तो हमारी अगर हम कायनात की कंपोजिशन देखें तो हमारी कायनात में विजिबल मैटर 5%, डार्क मैटर 25% और डार्क एनर्जी 70% मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनको डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्यों कहा जाता है? तो जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है, क्योंकि ये डार्क है यानी नज़र नहीं आते। ये कैसा मैटर, ऐसी एनर्जी है जो ना तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ना ही उसको रिफ्लेक्ट करता है, ना ही उसे इमिट करता है, जिसकी वजह से ये नज़र नहीं आता। इसलिए साइंसदानों ने इसको नाम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दे दिया। तो आज के इस वीडियो में हम डार्क मैटर के बारे में जानेंगे कि डार्क मैटर क्या है और कैसे इसकी डिस्कवरी स्टार्ट हुई। तो अगर हम डार्क मैटर की डिस्कवरी के बारे में बात करें तो डार्क मैटर की डिस्कवरी का आगाज 1933 में हुआ, जब एक स्विस अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज ज़्विकी क्रोमा क्लस्टर में मौजूद मुख्तलिफ गैलेक्सीज के मैसेज को मेजर कर रहे थे। जब वो गैलेक्सीज के मैसेज को देख रहे थे तो इसमें मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताती चलूँ। तो एक गैलेक्सी भी बिल्कुल सोलर सिस्टम की तरह होती है। उस गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल होता है और इसके गिर्द बहुत से सितारे मूव कर रहे होते हैं, और इनके डिफरेंट साइजेस होते हैं। कुछ गैलेक्सीज बहुत छोटी होती हैं, कुछ बहुत बड़ी होती हैं। तो ये जो साहिब हैं फ्रिट्ज ज़्विकी, ये भी क्रोमा क्लस्टर था जिसमें बहुत सी गैलेक्सीज थी, उनमें उन गैलेक्सीज का मैस मेजर कर रहे थे। तो अब गैलेक्सीज के बारे में एक अहम चीज़ आपको बताती चलूँ, क्योंकि इसके बाहर स्टार्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। तो अब उन स्टार्स के उसी गैलेक्सी में रहने के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड की ज़रूरत होती है, ताकि वो उसी गैलेक्सी के अंदर रह सके। अब हमने ये तो देख लिया कि उन स्टार्स के उसी गैलेक्सी में रहने के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड की ज़रूरत होती है। तो अब ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? ग्रेविटेशनल फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैस के, मैटर की। कितना ज़्यादा मैटर है उस जगह पे, जिसकी वजह से वो दूर दराज के स्टार्स भी उसी गैलेक्सी के अंदर रह सके। तो फ्रिट्ज ज़्विकी जब गैलेक्सीज को ऑब्जर्व कर रहे थे, उन्होंने डिफरेंट गैलेक्सीज के मैसेज को मेजर किया, तो उन्हें पता चला कि ये जो गैलेक्सीज के अंदर टोटल स्टार्स हैं, इनके मैस को अगर मेजर किया जाए तो असल में जितना मैस होना चाहिए, ये मैस तो सिर्फ उसका 1% है। तो तब उनके जहन में ये सवाल उठा कि अगर इसके अंदर टोटल विजिबल जो मैटर है वो अगर सिर्फ 1% मैस बना रहा है, तो बाकी का 99% मैस कहाँ से आया, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा हुई और ये स्टार्स गैलेक्सी के अंदर स्टे कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनके जहन में ये ख्याल आया कि ज़रूर किसी ना किसी और किस्म का मैटर, मैस इस गैलेक्सी के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से वो स्टार्स यहीं पे स्टे कर रहे हैं। अब इसके बाद 1970 में दो अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर्स वीरा रोबिन और डब्ल्यू कैंट फोर्ड ने भी इसी किस्म का एक फिनोमेना ऑब्जर्व किया। वो भी डिफरेंट गैलेक्सीज के मैसेज मेजर कर रहे थे और उनमें मौजूद स्टार्स की रोटेशनल स्पीड को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि वो स्टार्स, अच्छा इसमें मैं एक नॉर्मल आपको फिनोमेना बताती चलूँ कि स्टार्स की रोटेशनल स्पीड या फिर किसी भी प्लैनेट की रोटेशनल स्पीड उसके स्टार के गिर्द इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है। यानी इसको मैं इस तरह से आपको बता सकती हूँ कि जैसे मरकरी है, तो मरकरी सूरज के करीब तरीन है, तो अब वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा है, तो मरकरी की स्पीड भी सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे आगे स्टार्स दूर होते जाते हैं, उनकी स्पीड कम होती जाती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड कम होती जाती है।
इसी तरह जब वो गैलेक्सीज में स्टार्स को ऑब्जर्व कर रहे थे तो उनके अंदाजे के मुताबिक जो करीबी स्टार्स थे उनकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए थी, और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं ब्लैक होल से यानी गैलेक्सी के सेंटर से, तो जो स्टार्स हैं उनकी स्पीड कम हो जानी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने देखा कि एक खास लिमिट के बाद जब काफ़ी दूर चले गए हैं तो स्टार्स की स्पीड उससे ज़्यादा कम नहीं थी हो रही, या तो वो स्पीड कांस्टेंट रह गई थी या वो बढ़ रही थी। अब ये भी बिल्कुल अगेंस्ट था वो एक नॉर्मल फिनोमेना के। इसमें भी उन्होंने अंदाज़ा लगाया अगर वो स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा है, और ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा होने के लिए तो मैस का होना ज़रूरी है। उन्होंने भी फिर कहा कि किसी ना किसी और किस्म का मैस गैलेक्सी के अंदर मौजूद है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड भी बढ़ रही है और रोटेशनल स्पीड भी बढ़ रही है। तो उन्होंने, चूँकि वो मैस नज़र नहीं था आ रहा और किसी किस्म की रोशनी को रिफ्लेक्ट भी नहीं था कर रहा, ना ही इमिट कर रहा था, ना एब्जॉर्ब कर रहा था, तो उन्होंने फिर उसको डार्क मैटर का नाम दिया क्योंकि वो नज़र नहीं था आ रहा। इस तरह से ये फिर वहाँ से डार्क मैटर का कंसेप्ट निकला। इसके बाद ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए भी ये प्रूव हुआ है कि डार्क मैटर जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है स्पेस में। अब अगर हम इस डार्क मैटर की नेचर के बारे में बात करें तो इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि ये भी जस्ट एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। हो सकता है कि हमारे यूनिवर्स में डार्क मैटर जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही ना करती हो। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशन से ये प्रूव हुआ है कि इस तरह का कुछ ना कुछ है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा ना हो। इसलिए अभी तक ये इसकी नेचर क्या है, लेकिन पार्टिकल से मिलकर बना है, अभी तक ये भी कंफर्म नहीं हो पाया। हाँ, लेकिन साइंसदान अंदाज़ा करते हैं कि 3 तरह के पार्टिकल से मिलकर ये डार्क मैटर बना हुआ है, जिसमें पहला कहते हैं कि एक्सियन से मिलकर बना हुआ है, ये एक्सट्रीमली लाइट पार्टिकल्स हैं। दूसरा कहते हैं विम्स से मिलकर बना हुआ है जो कि बहुत ही हैवी पार्टिकल्स हैं। तीसरा प्रिमोर्डियल ब्लैक होल से मिलकर बने हुए हैं। ये ऐसे ब्लैक होल्स हैं जो कहा जाता है कि जब कायनात बनी थी, बिग बैंग हुआ था, तो उसी वक्त ये पैदा हुए थे और उनसे मिलकर ये बना हुआ है, तब जो बने थे उनसे। तो अभी तक यही इसके नेचर के बारे में अंदाजे लगाए गए हैं। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हम अपनी अगली वीडियो में डार्क एनर्जी के बारे में जानेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।